नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो शुरू कर रहे हैं ये है सर्वे इंजीनियरिंग। क्लियर, सर्वेइंग हम स्टार्ट करने वाले हैं और मैं हूं हरिओम वर्मा, आपके साथ में सर्वे को आपके साथ में पूरी तरीके से डिटेल डिस्कशन के साथ में लेके आया हूं। और देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब कुछ पता हो। एक्चुअली जो सर्वे इंजीनियरिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग की मेन ब्रांच बोली जा सकती है, जिसका फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी आप प्रोजेक्ट तैयार करते हो तो उससे पहले आप सर्वे करते हो। सर्वे से आपको बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हर किसी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ सर्वे से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर होगा, दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ सर्वे। क्लियर, अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे देखते जाएंगे आपके समझ में आएगा। बट एक बार सर्वे का ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, हमको क्या करना है कि हमको सर्वे से, अगर हमारे सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से देखते हैं तो सर्वे का मतलब क्या है। हमको क्या करना है कि हमको किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन या एब्सोल्यूट पोजीशन अर्थ सरफेस पर बतानी होती है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कि आप एक रोड बना रहे हो, तो रोड जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, किस सिटी से गुजर रहा है, किस गांव से गुजर रहा है, किस लोकेशन से गुजर रहा है, तो उसकी डिटेलिंग हमको बतानी होगी कि ये कहाँ से पास हो रहा है, कौन कौन से एरिया को कवर करते हुए जा रहा है। तो रोड हमारे लिए क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया है। क्लियर, एक हम बोल सकते हैं कि एक हमारे लिए पूरा प्रोजेक्ट है रोड, और दैट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर अस। तो अब हमको करना क्या है कि इस रोड के बिहाफ से हमको हर एक पॉइंट, जो भी इसकी बाउंड्री लाइन है, जो भी इसके पॉइंट्स हैं, उनको हमको क्या करना है, ग्राउंड पर फिक्स करना होगा। अब आपने पढ़ा है 11th-12th में आपने पढ़ा है जो कार्टेशियन रेफरेंस फ्रेम होता है, एक्स वाई फ्रेम जो होता है, उसमें आप क्या करते हो, 2D फ्रेम में आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते हो और वहाँ पर एक ओरिजिन होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप 0 0 ले लेते हो। तो अब आपके पास में वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट आपको फिक्स करने होंगे। तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को फिक्स करने के लिए आपको मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वहाँ पर आप x और y कैलकुलेट करते थे, दीज आर दी लीनियर मेजरमेंट्स। वो कैसी मेजरमेंट्स थी, आपकी रेखिक मेजरमेंट्स थी, लीनियर मेजरमेंट्स थी। वैसे ही हमारे अगर फील्ड सर्वे की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग सर्वे की बात करें, तो जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उसमें हमारी बात होगी मेजरमेंट्स की। तो जितने भी मेजरमेंट्स हैं हमारे पास में, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा कोई चॉइसेस नहीं आएंगी। हमारे पास में एक तो आएगी लीनियर मेजरमेंट और एक आएगा यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट। क्लियर, तो हमारा मेन फोकस होगा इस पूरे सर्वे में कि लीनियर मेजरमेंट कैसे लेना है, एंगुलर मेजरमेंट कैसे लेना है। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि हमको दो पॉइंट के बीच की जो एलिवेशन डिफरेंस जो होता है, एलिवेशन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है, वो एक दूसरे से कितना ऊपर नीचे हैं, उस एलिवेशन डिफरेंस को भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ सरफेस पर, अर्थ के धरातल पर अगर हमको क्या करना है, कोई लाइन मेजर करनी है, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम हाइट डिफरेंस की बात करते हैं तो ये वर्टिकल प्लेन में एक डिस्टेंस हो गई, तो ये भी एक लीनियर मेजरमेंट हो गया। तो मेन कंसर्न हमारा सर्वे में क्या रहेगा, एक तो लीनियर मेजरमेंट को लेके और एक रहेगा हमारा एंगुलर मेजरमेंट को लेके। तो दोनों मेजरमेंट को किस किस सर्वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन सब को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या वेटेज होगा। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने वाले हैं तो उनको पता ही नहीं है कि सर इसमें पढ़ना क्या है, मेन प्रॉब्लम यही आती है। तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए। जहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं आपको पहले ही बोल दूंगा कि ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्लियर, तो आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वे। मैं कंटेंट लिस्ट इसलिए नहीं बनवा रहा क्योंकि यहाँ हम सर्वे को क्लासीफाई करने वाले हैं, और जैसे ही सर्वे क्लासीफाइड होगा आपको पता लग जाएगा कि आप इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी सर्वेइंग में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो। जैसे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे करता हूँ किसके बेस्ड पर, इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड पर, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सर्वे में यूज किए जाते हैं, वही आपका कंटेंट लिस्ट हो गया। जैसे आप चेन सर्वे पढ़ते हो तो दैट इज चेन सर्वे, जहाँ चेन यूज कर रहे हो। आप जहाँ पर कंपास यूज करते हो तो वहाँ हो गया कंपास सर्वे। जहाँ आप थियोडोलाइट यूज करोगे तो थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल यूज करोगे तो प्लेन टेबल सर्वे। तो इस तरह से आपके पास में कंटेंट लिस्ट अपने आप बन के आ जाएगी।
तो एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम सर्वे करने वाले हैं, क्या इसमें प्रोसीजर्स होंगे और क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इस सब्जेक्ट को अगर हम कैटेगराइज करें तो कैटेगराइजेशन में हमारे पास में 3 ही चीज़ें आएंगी। एक होगा कंसेप्ट, प्रिंसिपल। किसी भी सर्वे से रिलेटेड हमारे पास में 3 ही पॉइंट आएंगे, 3 ही बोल सकते हैं 3 ही बातें आएंगी हमारे पास में। पहली बात होगी उस सर्वे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, मूलभूत सिद्धांत जिस पे वो काम कर रहा है। दूसरी बात है कि उस सर्वे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरी बात क्या है कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ तो किया है लेकिन उसको यूज़ करने का प्रोसीजर क्या है, तो उस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको फोकस क्या करना है, एक तो आपको प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे पे फोकस करना है, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्वे पे फोकस करना है और उसके बाद में उसके प्रोसीजर पे फॉलो करना है, प्रोसीजर पे फोकस करना है। तो ये 3 पॉइंट से मैंने आपके एक सर्वे को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है कि आपको इन 3 पॉइंट पे फोकस रहना है, कंसेप्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड उसके प्रोसीजर पे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश ग्रामर सीखते हो, तो पहले उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है कि ABCD क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो वही चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्वे की ABCD क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ सर्वे क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, उनका मतलब क्या होता है। किसी भी सर्वे को अगर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वे। सो फंडामेंटल ऑफ सर्वे की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज फंडामेंटल ऑफ सर्वे, कि सर्वे एक्चुअली उसको डिफाइन कैसे किया जाए, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उस पर बाद में बात करेंगे। मैं इस डेफिनेशन को पहले ही बोल चुका हूँ कि सर्वे सिविल इंजीनियरिंग की वो शाखा है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन अर्थ सरफेस पर फिक्स करते हैं। अब ये जो रिलेटिव पोजीशन है और एब्सोल्यूट पोजीशन है, ये हम किन किन मेजरमेंट्स की मदद से करेंगे। वो मेजरमेंट्स आपकी लीनियर मेजरमेंट्स होंगी, वो मेजरमेंट्स आपकी एंगुलर मेजरमेंट्स होंगी, या वो मेरिडियन आपकी डायरेक्शनल मेजरमेंट हो सकती है, बट डायरेक्शनल मेजरमेंट भी एंगुलर ही मेजरमेंट होती है। तो इस तरह से रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशन, और इसको बोलते हैं स्पेशल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्वे विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की लीनियर और एंगुलर मापन, लीनियर और एंगुलर मापन जैसे डिस्टेंस, एलिवेशन, डायरेक्शन आदि की मदद से या आदि के द्वारा स्पेशल लोकेशन, स्पेशल लोकेशन का मतलब है यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने कोई रैंडम 2 पॉइंट उठाए और आपसे पूछ दिया है कि पॉइंट A की B से डिस्टेंस कितनी है, तो B के रेस्पेक्ट में। लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब क्या है कि अर्थ के सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग या अर्थ के किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क के कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल अर्थ के सेंटर को मैंने हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो अर्थ के सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पर उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन की है तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये आपको भी पता है कि ना तो अर्थ का सेंटर चेंज हो रहा है, ना ही वो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो। लेकिन अगर रिलेटिव पोजीशन की बात करें तो वो चेंज हो सकती है कि पॉइंट ए तो यहीं पर है जो आपका फिक्स पॉइंट है, लेकिन ओरिजिन बी जो था जिसके रेस्पेक्ट में आप इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, ओरिजिन बी चेंज हो सकता है। ओरिजिन बी मान के चलिए कोई मूविंग साइकिल है या मूविंग मोटर बाइक है, तो ये हो सकता है कि ये बी जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच सकता है, तो रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन में, कि एब्सोल्यूट पोजीशन जो है एक स्टैंडर्ड ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे, जबकि रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, एक आर्बिट्रेरी यानी कि अचानक से कोई भी आप इसमें कोई भी ओरिजिन मान सकते हो, दैट इज द रिलेटिव पोजीशन। तो डेफिनेशन क्या करिए, सर्वे विज्ञान की वह शाखा है, सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन ज्ञात करते हैं, किसकी मदद से,
एंगुलर मेजरमेंट एंड लीनियर मेजरमेंट की मदद से। क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फील्ड सर्वेइंग के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, उसके मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पर्पस भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। वो पर्पस क्या था कि हमारा मेन पर्पस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना, और उसके लिए हमको लीनियर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको एंगुलर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट को अगर कैटेगराइज किया जाए तो हमारे पास में कुछ पॉइंट निकल के आएंगे, जैसे बिंदुओं के मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्लियर, बिंदुओं के मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना, रैखिक जो लीनियर मेजरमेंट है उसको हिंदी में रैखिक मापन बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा लैंग्वेज का, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा सर्वे के, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या था कि बिंदुओं के मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बिंदुओं के मध्य वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है ना, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। अब देखिए यहाँ पर अगर दो पॉइंट के बीच में हमको दूरी बतानी है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे। दो पॉइंट के बीच में उनके वो कितना एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं तो उनके लिए वर्टिकल डिस्टेंस हमको मेजर करनी होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य हमको वर्टिकल एलिवेशन मापने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन के संदर्भ में हॉरिजॉन्टल एंगल मापकर किसी रेखा की रिलेटिव डायरेक्शन ज्ञात करना। देखिए कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, जैसे मान के चलिए ये आपने कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले ली अपनी चॉइस से। आर्बिट्ररी का मतलब अपनी चॉइस से कुछ भी जो आपके मन में है कि ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, और कोई एक रेखा है, ये कोई पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए, रेखा मान लीजिए। तो आपसे कहा जाएगा कि इस रेखा AB के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट C की डायरेक्शन क्या रहेगी। ऑब्जेक्ट C की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको क्या करना है, एंगल मेजर करना है विद रेस्पेक्ट टू द दिस लाइन। जो आर्बिट्ररी रेखा जो आपकी थी उसके रेस्पेक्ट में आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करके, ये हॉरिजॉन्टल एंगल आप मेजर करोगे थीटा। आपके पास दो प्लेन होंगे, एक वर्टिकल प्लेन होगा और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो डायरेक्शन की जब भी बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की ही बात करेंगे, इस तरह से एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट C की रेखा AB के रेस्पेक्ट में हमने एक एंगल मेजर किया, तो हम क्या कहेंगे कि रेखा AB से ऑब्जेक्ट C इतने एंगल पर है, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन के संदर्भ में हॉरिजॉन्टल एंगल माप कर किसी रेखा की रिलेटिव डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या क्या पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, एंड सिमिलरली फिक्स डायरेक्शन के संदर्भ में हॉरिजॉन्टल एंगल माप कर एब्सोल्यूट डायरेक्शन ज्ञात करना। अब देखिए आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या था, किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, किसी फिक्स डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे यहां पर कहा गया था कि ये लाइन जो AB थी ये क्या है, एक आर्बिट्ररी लाइन है, और उसके रेस्पेक्ट में आपने इसकी एंगुलर मेजरमेंट लेके हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करके आपने इसकी डायरेक्शन बता दी। तो ये तो हो गई इसकी रिलेटिव पोजीशन, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में बताइए आपने, AB लाइन के रेस्पेक्ट में, और AB लाइन क्या है, एक आर्बिट्ररी लाइन है, कोई स्टैंडर्ड लाइन नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग, डायरेक्शन नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग, उत्तर दिशा की कॉरस्पॉन्डिंग या उत्तर दिशा के संदर्भ में आपको यहां पर ऑब्जेक्ट C की डायरेक्शन बतानी है। तो आपने यहां से ये एंगल मेजर किया, लेट दिस इज अल्फा। तो अल्फा इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन है, क्योंकि नॉर्थ क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइन है। आप जब नॉर्थ की तरफ अलाइन करोगे तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया हमारे लिए, लेकिन AB क्या है, एक आर्बिट्ररी लाइन हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ सर्वे, कि सर्वे को किस तरह से डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि सर्वे को किस तरह से डिवाइड किया है। देखिए, ये जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है सर्वे का, वो अर्थ की सरफेस पे, पृथ्वी की सरफेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, मतलब डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा सर्वे होगा यहाँ पर। और वो कैसे होगा कि अर्थ की सरफेस की अगर हम बात करें तो अर्थ की सरफेस एक्चुअली अगर उसको हम देखें तो एक कर्व सरफेस होती है, ना कि एक स्ट्रेट सरफेस, फ्लैट सरफेस नहीं होती है। कैसी सरफेस होती है? कर्व सरफेस होती है, जिसको नाम देते हो आप ट्राई एक्सियल ऑब्लेट, ट्राई एक्सियल ऑब्लेट, ठीक है, या फिर स्फेरॉइड देते हो, या फिर जियोइड बोलते हो। तो ये अर्थ की सरफेस के नाम है। उसको जो मीन सरफेस जो होती है उसको हमने कई नाम दे रखे हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहली बात तो अर्थ जो पृथ्वी है उसकी आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए स्टार कर लेना, कई बार पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। पृथ्वी की आकृति के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां मैंने मेंशन किया है पृथ्वी की आकृति लगभग ऑब्लेट ट्राइएक्सियल ऑब्लॉइड की तरह होती है, ऑब्लेट ट्राइएक्सियल ऑब्लॉइड की तरह होती है, अंडाकार गोला। ऑब्लेट ट्राइएक्सियल ऑब्लेट का मतलब क्या होता है? अंडाकार गोला। और उसकी थोड़ी बहुत शेप अगर हम बात करें मीन सरफेस की, अभी डिस्कशन करने वाले हैं इसको हम, अर्थ सरफेस को, अगर हम इस शेप की बात करते हैं तो ये थोड़ा बहुत इलिप्स से भी मिलता है। अब इलिप्स का इलिप्स जो है उसकी परिभाषा क्या होती है? इलिप्स जो होता है वो अपनी माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो इस वजह से माइनर एक्सिस तो छोटी हो जाती है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है ये बड़ी हो जाती है। जब भी किसी वस्तु को आप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो वो इस तरह से एक्सपैंड होता है, इस तरह से क्या होने लग जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। तो वर्टिकल एक्सिस तो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन जिस वेलोसिटी की वजह से वो घूम रही है उसकी वजह से उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस तरह से एक्सपैंड हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। मास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। मास जो होगा वो दूर दूर होने लग जाएगा एक्सिस से, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो उसकी वर्टिकल एक्सिस से बड़ी होती है। तो वर्टिकल एक्सिस एक्चुअली माइनर एक्सिस बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोल देते हैं? मेजर एक्सिस बोल देते हैं। तो पहले मैं अर्थ की शेप की बात कर लेता हूं डिवीजन से पहले, ठीक है। तो यहां पर इलिप्स का माइनर एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन पर एक ऑब्लेट स्फेरॉइड सतह, ऑब्लेट और स्फेरॉइड सतह प्राप्त होती है। देखिए ये इलिप्स है, ये इसकी माइनर एक्सिस है, इसके अबाउट जब रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर यहाँ पर क्या होगा? इसका मास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये एक्सिस इससे बड़ी हो जाती है। तो अर्थ के साथ में भी यही है। अर्थ की जो पोलर डायामीटर है या पोलर एक्सिस है वो उसके इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो उसके त्रिज्या होती है या डायमीटर होता है उससे छोटी होती है। उसकी पोलर डायामीटर जो है, पोलर डायामीटर उसके इक्वेटर डायामीटर से छोटा होता है। तो इस तरह से अर्थ को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि अर्थ की सरफेस कैसी होती है। तो अर्थ की सरफेस में आपको लिखना है कि इसकी शेप जो होती है, अर्थ की शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड होती है, अंडाकार गोला होता है, पहला कंसर्न। लेकिन टेक्निकली और भी अच्छे तरह से इसको डिफाइन किया जाए। देखिए अर्थ की सरफेस जो है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, तो इस शेप को तो आप इर्रेगुलर शेप बोल सकते हो, इस शेप को तो आप बहुत ही इर्रेगुलर शेप बोल सकते हो। ऊबड़ खाबड़ क्यों है? कहीं पहाड़ हैं तो कहीं महासागर हैं तो कहीं गड्ढे हैं, इस तरह से कहीं पर पहाड़ हैं, महासागर हैं, गड्ढे हैं। तो इस शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मीन सरफेस बनाते हैं, मीन सरफेस बनाते हैं। इस शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मीन सरफेस बनाई। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बना लेते हैं। ये अर्थ की शेप है जो बड़ी इर्रेगुलर है। कहीं पर पहाड़ हैं, जैसे एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन जो आपका मरियाना ट्रायंस जो है वो मरियाना ट्रायंस बहुत गहरा है, तो इर्रेगुलर शेप है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं पर बहुत गहरा है, अगर हम उसकी सरफेस की बात करते हैं। अब ये इर्रेगुलर सरफेस है, अगर इसका मीन लिया जाए, मीन सरफेस चेक की जाए, तो मीन सरफेस कुछ इस तरह से होगी।
मीन सरफेस कुछ इस तरह की सरफेस है। अब अगर इस मीन सरफेस को हम बात करते हैं तो इस मीन सरफेस के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पे सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इसका किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में जो RL है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। हाइट जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो आप mgh कैलकुलेट करते हो उसमें मेन फंक्शन क्या होता है, h का। अगर h कांस्टेंट है, h जो वैल्यू है हाइट की, हाइट अगर कांस्टेंट है तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और पार्टिकल अगर हम बात करें तो सेम मास के हैं, तो mgh, m कांस्टेंट हो गया, g कांस्टेंट हो गया और h भी आपने कांस्टेंट रख दिया, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल सेम हो गया। तो ये जो मीन सरफेस आपकी निकल के आई, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है। आप ये मान के चलिए, देखिए ये कोई स्टैंडर्ड कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक पॉइंट फिक्स कर रहा हूं यहाँ पर कि जो अर्थ का सेंटर है C, ये हर पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पे है, हर पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया जाए तो हर एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना, सेम आएगी, क्योंकि उसकी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में सबकी डिस्टेंस सेम है, तो mgh भी सेम आएगा। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं EQ पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको हम, EQ पोटेंशियल सरफेस, EQ पोटेंशियल सरफेस। तो जो मीन सी लेवल होता है, मीन सी लेवल जिसको आप MSL बोलते हो, ये मीन सी लेवल भी क्या है, एक EQ पोटेंशियल सरफेस है, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। रुका हुआ पानी, किसी कंटेनर में पानी भरा रखा है आपने, किसी कंटेनर में आपने पानी भर रखा है और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो बिल्कुल रुका हुआ है, तो उस रुके हुए पानी की जो सरफेस बनती है वो भी एक क्या होती है, EQ पोटेंशियल सरफेस होती है, वो लेवल सरफेस होती है, अर्थ की एक्चुअल शेप को रिप्रेजेंट करती है। महासागरों में पानी, अगर पृथ्वी के चारों तरफ पानी हो जाए और वो स्थिर हो जाए, बिल्कुल रुका हुआ, कोई करंट नहीं है, करंट का मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहां पर, और वो स्टेशनरी पोजीशन में आ जाए, बिल्कुल स्थिर अवस्था में आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो वो शेप लेगा, उस शेप को हम बोलेंगे अर्थ की एक्चुअल ट्रू शेप, और उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये मीन सरफेस। इसी मीन सरफेस को हमने क्या कह दिया है, EQ पोटेंशियल सरफेस, यही मीन सरफेस है, और इसी को हमने क्या कह दिया है, EQ पोटेंशियल सरफेस। क्यों बोला है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो मीन सरफेस टेक्निकली उसको डिफाइन किया EQ पोटेंशियल सरफेस, और इसको अर्थ के रेस्पेक्ट में नाम दे दिया है जियोइड। क्या नाम दिया है इसको, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका नाम दे दिया है जियोइड। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि अर्थ की शेप कैसी होती है। ऑप्शन में कुछ भी दे दिया हो, जैसे स्फीयर दे दिया है, ऑवलेट स्फेरॉइड दे दिया हो, एलिप्स दे दिया हो, नन ऑफ दीज दे दिया हो, तो इनमें आपको कहीं भी जियोइड नजर नहीं आया। तो जब जियोइड नहीं आया है तब आपको ऑवलेट स्फेरॉइड जो होता है, अंडाकार गोला जो होता है, वो आपको क्या करना है, टिक करना है, उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। क्लियर। जब आपके पास में ऑप्शन में जियोइड नहीं है तो उस केस में आपको ऑवलेट स्फेरॉइड को टिक करना है। लेकिन मान के चलिए क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ की शेप कैसी होती है, और उसमें ऑप्शन में दे दिया है ऑवलेट स्फेरॉइड, जियोइड, इलिप्स और स्फीयर, तो यहां जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा दैट इज जियोइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जियोइड नहीं है तो ऑवलेट स्फेरॉइड इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, और अगर जियोइड दे रखा है तो जियोइड सबसे सही आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। इतना ही आपको इसमें ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। बस अर्थ की मीन सरफेस को हम बोलते हैं EQ पोटेंशियल सरफेस, जिसको हम बोलते हैं जियोइड। क्लियर। और ये ऐसा नहीं है कि जियोइड केवल एक ही सरफेस होती है, ये इनफाइनाइट नंबर में होती है। किसी भी सरफेस को आप जियोइड बोल सकते हो जिसका EQ पोटेंशियल जो है वो सेम है। EQ पोटेंशियल सरफेस ऐसी कई सारी होती हैं,
लेकिन हम अर्थ के रेस्पेक्ट में एक ही सरफेस को लेंगे, तो जब लेवलिंग पढ़ेंगे तब उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेवल सरफेस क्या होती है, मीन सी सरफेस क्या होती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही सही है कि आपको बस समझ में आना चाहिए कि अर्थ की शेप कैसी होती है। तो ये एक जियोइड शेप में होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। अब अगर सरफेस की बात करें तो ये फ्लैट सरफेस नहीं है, कैसी है, कर्व सरफेस है। ये कैसी सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हम सर्वे को डिवाइड कर देते हैं प्लेन सर्वे में और जियोडेटिक सर्वे में। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ऑब्लॉइड, जो मैंने पॉइंट बोला था वो ऑब्लॉइड क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। जो पियर जो फ्रूट होता है नाशपाती, उसका शेप देखिए एक बार आप, ठीक है ना। यहाँ इसका जो साउदर्न हेमीस्फीयर जो है, जो दक्षिण भाग जो है इस आकृति का, वो उसके उत्तर भाग से थोड़ा सा आपको हैवी नजर आ रहा होगा। और वही केस हमारे अर्थ के साथ में भी है कि उसका जो उत्तर का जो गोलार्ध है, साउथ का जो गोलार्ध है, दक्षिण का जो गोलार्ध है, उत्तर के गोलार्ध से हैवी होता है। सदर्न हेमीस्फीयर इज मोर लार्ज या मोर हैवी देन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। क्लियर? मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है वो हल्का होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो भारी होता है। तो इसको कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? इसको ऑब्लॉइड रिप्रेजेंट करता है, ऑब्लॉइड रिप्रेजेंट करता है। एक अंडे का भी साउदर्न हेमीस्फीयर जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, उसके नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से हैवी होता है। वहीं अगर हम बात करें तो अंजीर के फल के साथ में भी यही होता है। अंजीर के फल का जो ऊपरी भाग होता है वो निचले भाग से ज़्यादा हल्का होता है, कह सकते हैं कि निचला भाग जो होता है उसका हैवी होता है। तो यहाँ पर एक पियर शेप आकृति, पियर का मतलब नाशपाती, एक पियर शेप आकृति जिसकी एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन से अधिक होती है, पृथ्वी के लिए साउदर्न हेमीस्फीयर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से अधिक होता है। तो पृथ्वी के लिए ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि उसके दक्षिणी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध से भारी होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन क्या कह रहा है देखिए, पृथ्वी की सतह की आकृति को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सर्वे को दो पॉइंट में क्लासिफाई कर दिया है। एक बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन तो हम करेंगे, अंतर तो हम इनमें देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे किसी भी बुक में तो आपको इनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेन सर्वे क्या होगा और जियोडेटिक सर्वे क्या होगा उसकी तरफ चलते हैं। चलिए, प्लेन सर्वे, तो जैसा कि नाम में नजर आ रहा है प्लेन, प्लेन का मतलब फ्लैट, एकदम उसमें कोई कर्व नहीं है, ठीक है ना। रेडियस इनफाइनाइट है, एकदम फ्लैट है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल इस तरह की कोई कर्व लाइन नहीं है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें कर्वेचर है, ऊपर वाली लाइन में कर्वेचर है, लेकिन नीचे वाली लाइन में कोई कर्वेचर नहीं है। कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस लाइन की कुछ ना कुछ रेडियस जरूर है, और कर्वेचर जो होता है वो 1/r होता है। तो r है तो इसका मतलब कर्वेचर भी है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की अगर हम रेडियस की बात करते हैं, त्रिज्या की बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस होती है इट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। कहाँ पे होती है? अनंत तक हो सकती है। आपको भी पता है, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन की, एक फ्लैट लाइन की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत तक होती है। और अगर हम कर्वेचर कैलकुलेट करें, कर्वेचर c इज इक्वल टू 1/r और r की वैल्यू है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लैट लाइन का कर्वेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए, दो तरह के सर्वे हमने यहाँ पर डिवाइड, मतलब सर्वे को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्लेन सर्वे और दूसरा जियोडेटिक सर्वे। देखिए, प्लेन सर्वे में हम क्या मानते हैं और जियोडेटिक सर्वे में क्या मानते हैं, उसके क्लासिफिकेशन बात करते हैं। छोटे एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो छोटे एरिया में आपको अर्थ की शेप जो है एकदम फ्लैट नज़र आती है, ठीक है ना। आप जैसे मान के चलिए, आप अपने घर के आसपास थोड़ी सी एरिया को देखते हो या अपने खेत को देखते हो। मान लीजिए आप अपने खेत को देख रहे हो, तो खेत आपको इस तरह से कोई ऐसे मुड़ा हुआ या कर्व शेप में थोड़ी नज़र आता है,
छोटे से एरिया के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो सरफेस है, जो धरातल है, वो आपको एकदम फ्लैट नज़र आएगा। कैसा नज़र आएगा? फ्लैट नज़र आएगा। और अगर आप उसमें सर्वे करते हो तो वहाँ पर आप मान सकते हो कि वो सरफेस कैसी, एकदम फ्लैट सरफेस है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है, तो उस सर्वे को हम बोलेंगे प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या किया हमने अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर दिया है। प्लेन सर्वे में हमने अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? यह सर्वे का वह प्रकार है जिसमें पृथ्वी की मीन सतह को प्लेन सतह माना जाता है। पृथ्वी की मीन सतह को, एवरेज सतह को कैसा माना जाता है? प्लेन सतह माना जाता है। सभी एंगल को प्लेन एंगल में माना जाता है। इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही है और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये सर्वे का वह प्रकार है जिसमें पृथ्वी की मीन सतह को प्लेन सतह माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें पृथ्वी के कर्वेचर को नेग्लेक्ट किया जाता है। इस सर्वे में पृथ्वी के कर्वेचर को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो फिर यहां पर जब नेग्लेक्ट कर दिया है तो नेग्लेक्ट करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मान के चलिए आपने एक ट्राइंगल शेप में एक सर्वे किया, एक ट्राइंगल शेप में, इसको हम आगे नाम देंगे, ट्राइंगुलेशन बोलेंगे इसको। लेकिन अगर आप इसको ट्राइंगल शेप में सर्वे करते हो तो जो ट्राइंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। प्लेन ट्राइंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन ट्राइंगल। क्योंकि लाइंस कैसी होंगी? एक प्लेन सरफेस पर लाइन भी कैसी होंगी? एकदम सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी, उनमें कोई कर्व नहीं होगा। तो जो ट्राइंगल बनेगा, उनसे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? प्लेन ट्राइंगल होगा। और जो इसके एंगल बनेंगे, ये जो एंगल बनेंगे, इन एंगल्स को भी हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम? प्लेन एंगल्स बोलेंगे। तो प्लेन सर्वे में हमने सबसे पहले क्या किया था कि छोटे एरिया में हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की जो मीन सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है कि हमने अर्थ कर्वेचर को इग्नोर कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, जब हम इसमें किसी भी इस तरह की शेप, मतलब ट्राइंगुलेशन जब करते हैं, तो ट्राइंगुलेशन में जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल कैसा होगा? प्लेन ट्राइंगल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके एंगल की, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम? प्लेन एंगल बोलेंगे। आगे चेंज होगा ये जियोडेटिक सर्वे में, ये ट्राइंगल कुछ और आपको नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? देखिए, अगर आप जियोडेटिक सर्वे करते हो तो यहीं मैं उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं कि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को, अर्थ के घुमाव को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो अब इस बार अर्थ की सरफेस प्लेन सरफेस नहीं रहेगी, उसमें आपको कर्वी लीनियर सरफेस मिलेगी। और कर्वी लीनियर सरफेस में जब लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक कर्व लाइन मिलेगी। तो इस तरह से प्लेन ट्राइंगल के बजाय आपको कर्व ट्राइंगल मिलेगा। इस तरह की लाइंस बनेंगी तो इस तरह का ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगा। और इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। लेकिन अभी इसको डिस्कशन नहीं कर रहे, केवल इसको समझने के लिए मैंने इसको बनाया है कि प्लेन ट्राइंगल और प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए, इसमें और कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट उसके डेफिनेशन को बता रहा है कि प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा उसको हम, या सभी एंगल को प्लेन एंगल्स माना जाएगा, और जो हम त्रिभुज की शेप में, आकृति में जो सर्वे करेंगे ट्राइंगुलेशन, उसमें जो क्षेत्रफल बनेगा, एरिया जो बनेगा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्लेन ट्राइंगल बोलेंगे। सिमिलरली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके लिखना है आपको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द प्लेन सर्वे। देखिए इसमें क्या है, 250 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल में प्लेन सर्वे उपयोग किया जाता है। मतलब ये प्लेन सर्वे की सूटेबिलिटी को हमको बता रहा है कि कब तक हमारे लिए सूटेबल रहेगा, कब तक सूटेबल। यही बात तो आएगी कि हम एरिया को कितना ब्रॉड करें जब तक कि हमको प्लेन सर्वे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 250 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से
कम क्षेत्रफल के लिए आप प्लेन सर्वे अडॉप्ट कर सकते हो, प्लेन सर्वे कर सकते हो। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर तक आपको प्लेन सर्वे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई ज़्यादा एरर डेवलप नहीं होगी। लेकिन 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का क्षेत्रफल है तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपको जियोडेटिक सर्वे पे जाना होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जनरली जो आपके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे कैनाल, रेलवे, हाईवे, बिल्डिंग, पाइपलाइन आदि के निर्माण में इस सर्वे का उपयोग किया जाता है। तो जनरली छोटे, अगर हम बोलें छोटे लेवल के जो आपके सर्वे हैं, छोटे लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, कैनाल हो गया है, पाइपलाइन हो गया है, रेलवे लाइन हो गया है, हाईवे हो गया है, उन सब में हम प्लेन सर्वे कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तो उस केस में आप जियोडेटिक सर्वे पे भी जा सकते हो। बट बेसिक जो पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो पॉइंट पे मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बताएगा कि हम कैसे एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे को मैं थोड़ा बहुत पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि यहाँ पर अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। प्लेन सर्वे में नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उनसे कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। अर्थ सरफेस पर 18.5 किलोमीटर आर्क डिस्टेंस तथा सबस्टैंडर्ड कॉर्ड के मध्य 1.52 सेंटीमीटर का अंतर होता है। दूसरा पॉइंट भी पढ़ लीजिए। अर्थ सरफेस पर 195.2 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के प्लेन ट्राइंगल के लिए प्लेन ट्राइंगल के एंगल का सम स्फेरिकल ट्राइंगल के एंगल का सम का अंतर 1 सेकंड होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट मत बनाइए, इसको केवल आपका नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किया है, बट इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है। अगर आप प्लेन सर्वे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो पॉइंट हैं और इनके बीच में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आप में से एक ने कहा कि मैं प्लेन सर्वे यूज करके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लेन सर्वे के अकॉर्डिंग ये लाइन जो बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये लाइन कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। और मान के चलिए इनके बीच की डिस्टेंस आई 18.5 किलोमीटर। कितनी आई? 18.5 किलोमीटर। लेकिन जो दूसरा सर्वेयर था उसने कहा कि नहीं, मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस जियोडेटिक सर्वे से कैलकुलेट करूंगा। तो ऑब्वियसली जियोडेटिक सर्वे से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लाइन जो बनेगी इस तरह से कर्व लाइन बनेगी। कैसी बनेगी? एक कर्व लाइन बनेगी। और यहां पर जब कर्व लाइन बनेगी, एक कर्व लाइन बनेगी यहां पर ए और बी के बीच में इस तरह से, तो आपको भी पता है कि स्ट्रेट लाइन से कुछ ज्यादा होगी। कर्व लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन से क्या होगी? ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? तो यहां पर वही पॉइंट मेंशन किया गया है कि 18.5 किलोमीटर के लिए ये जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 1.52 सेंटीमीटर का। 1.52 सेंटीमीटर का मतलब कर्व लाइन जो है 18.5 किलोमीटर पर 1.52 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट कर देगी। अगर हम बात करें कि भाई ये जो कर्व सरफेस है या कर्व लाइन है, ये किस सर्वे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी, तो यहां हम लिखेंगे एज पर जियोडेटिक सर्वे। और अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कैसे था? एज पर प्लेन सर्वे। ठीक है। अब देखिए इस डेटा में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है। तो आपको एक हिंट देता हूं
कई बार क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि 12 किलोमीटर की लाइन अगर आपने मेजर की है तो जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में अगर आप इस लाइन को मेजर करते हो तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, 18 किलोमीटर में आपने लाइन कैलकुलेट की है और जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे को दोनों को आपने यूज़ किया है तो कितना डिफरेंस आएगा। देखिए ऑप्शन में आपको आंसर होगा 10 mm, 20 mm, like 25 mm and 30 mm। ठीक है, और आपने लाइन मेजर किया मान के चलिए 16 किलोमीटर का, आपने लाइन 16 किलोमीटर की मेजर की है और आपसे पूछेगा कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के अकॉर्डिंग इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा। एक 16 किलोमीटर की लाइन आपने प्लेन सर्वे में मेजर की, अगर आप उसको जियोडेटिक सर्वे से मेजर करते हो तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, उन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको यहाँ जो आंसर टिक करना है इस कैलकुलेशन से मत करना, अप टू द 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पे जो डिफरेंस आता है वो जनरली मैंने लिख दिया है 1.52 सेंटीमीटर, 1.52 सेंटीमीटर या फिर 15.2 mm। ठीक है, लेकिन आपको जब आंसर टिक करना है तो हमेशा उसको किसके कॉरस्पॉन्डिंग टिक करना है, आपको 1 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग टिक करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 10 mm। कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। अगर यहाँ पर 12 किलोमीटर की लाइन होती तब भी आंसर कितना हो जाता, 10 mm हो जाएगा। तो आपको जो भी आंसर टिक करना है उस केस में इस ऑप्शन का बहुत ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 15 दे रखा है 15 mm तो 15 mm टिक कर देता हूँ, नहीं, ये ऑर्डर की बात होती है कि 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है या 2 सेंटीमीटर के ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है या 3 सेंटीमीटर के ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर का डिफरेंस होता है। तो आपको 10 mm या 1 सेंटीमीटर आंसर को टिक करना है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए एक बार मैंने बताया था कि जब भी आप ट्राइंगुलेशन करते हो प्लेन सर्वे में तो उसमें जो क्षेत्रफल बनेगा वो कैसा बनेगा, एक प्लेन ट्राइंगल बनता है। ये किस सर्वे के अकॉर्डिंग है, एज पर प्लेन सर्वे। एज पर प्लेन सर्वे, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कौन सा ट्राइंगल है, प्लेन ट्राइंगल। इसको हम बोलेंगे प्लेन ट्राइंगल। सिमिलरली अगर आप जियोडेटिक सर्वे यहां पर परफॉर्म करते हो तो जियोडेटिक सर्वे में ये लाइन स्ट्रेट ना होकर कर्व लाइन हो जाएंगी। तो जो मैजेंडा कलर में आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, स्फेरिकल ट्राइंगल। और किसके अकॉर्डिंग था, एज पर जियोडेटिक सर्वे। एज पर जियोडेटिक सर्वे। पॉइंट क्या कह रहा था कि अगर आप प्लेन ट्राइंगल के एंगल्स, इंटरनल एंगल्स, आंतरिक कोण ए, बी और सी, इनको जोड़ते हो तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, ये आपको पता है 180 डिग्री आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कहता हूं कि स्फेरिकल ट्राइंगल के आंतरिक कोणों, इनको अगर आप जोड़ते हो तो आपको भी पता है कि ये अब 180 डिग्री तो नहीं आएगा। a डैश, b डैश एंड c डैश, आपको ये तो पता है कि इनकी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री तो नहीं आएगी। तो आंतरिक कोणों का योग a डैश, b डैश और c डैश ये 180 डिग्री नहीं होगी। तो फिर कितनी होगी, अब ये डिपेंड करता है कि एरिया कितना था, कितना है। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा ये डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा।
इसकी अगर हम बात करें a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश, एंगल a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश, इसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगी। ये तो हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये तो हमको क्लियरली विजिबल है कि b डैश जो है b से ज़्यादा है, a डैश जो है a से ज़्यादा है, c डैश जो है c से ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ज़्यादा आएगी। लेकिन कितनी ज़्यादा आएगी ये डिपेंड करता है एरिया पर, कि प्लेन ट्राइंगल का एरिया कितना है। और वही पॉइंट उसने मेंशन किया था कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक अगर इन इंटरनल एंगल के सम का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो 1 सेकंड आता है। कितना आता है? 1 सेकंड आता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? अप टू एरिया बराबर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ये जो डिफरेंस है एंगल ए डैश प्लस एंगल बी डैश प्लस एंगल सी डैश, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब इन दोनों के सम का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपको 1 सेकंड। कितना आएगा? 1 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड, और लिख भी सकते हो 1 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेन सर्वे जो है आपका 195.5 किलोमीटर तक, या बोल सकते हो जैसे हमने लिखा था 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक ही सूटेबल है, उससे ज़्यादा फिर डिफरेंस बढ़ने लग जाएगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो डिफाइन करेगा आपको जियोडेटिक सर्वे को। तो जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, अब जब इतना पढ़ चुके हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सर्वे की इस शाखा के अंदर अर्थ की ट्रू शेप को कंसीडर किया जाता है। अर्थ की ट्रू शेप को कंसीडर किया जाता है, अर्थात कर्वेचर अर्थ को कंसीडर किया जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। तो ये डेफिनेशन में बार बार यही बोल रहा हूँ कि जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। चलिए, इसी तरह से अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस सर्वे को हाईली प्रिसाइज वर्क, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। इस सर्वे को हम हाईली प्रिसाइज वर्क तथा लार्ज एरिया के सर्वे के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट में मैंने मेंशन किया था आपको कि प्लेन सर्वे में जब आप ट्रायंगुलेशन करते हो तो प्लेन ट्रायंगल बनता है, और इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा आपका? स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये था आपका प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में बेसिक डेफिनेशन से हमने उसको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखिए, ये डिवीजन हमने एक्चुअली एक्यूरेसी के बेस पे किया था कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन ही था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली डिफाइन कर दिया, सेपरेटली क्या कर दिया, उसको डिस्क्राइब भी कर दिया एक्यूरेसी के बेस पर। तो प्लेन सर्वे में कम एक्यूरेसी होती है, जियोडेटिक सर्वे में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करते हैं कि सर्वे को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा वो है, एक ब्रांच बोल सकते हैं आप, इसमें बहुत अलग अलग तरह के सर्वे आप पढ़ सकते हो। तो उनको पहले उनका एक ओवरव्यू समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सर्वे को क्या बोलते हैं, ये सर्वे कहाँ यूज़ होता है, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सर्वे को क्लासिफाइड किया है, और वो क्लासिफिकेशन जो है किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया है। तो जैसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड, कि फील्ड का नेचर कैसा है, आप जिस जगह सर्वे कर रहे हो वो उस फील्ड का नेचर कैसा है। मतलब आप लैंड पे कर रहे हो, धरातल पे कर रहे हो, या पानी में कर रहे हो, या हवा में कर रहे हो, इस तरह से उस फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए क्या है, पहला लैंड सर्वे। लैंड सर्वे का मतलब क्या होता है, यह सामान्यतः जमीन के नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर, पृथ्वी के धरातल के पृथ्वी की सतह के नेचुरल, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, जो कि मैन मेड होता है, आदमी खुद बनाता है, यह
सामान्यतः जमीन के या पृथ्वी की सतह के नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स के, जैसे रिवर हो गया है, स्ट्रीम्स हो गई हैं, लेक हो गया है, वुड हो गया है, हिल, रोड, रेलवे, कैनाल, टाउन, वाटर सप्लाई सिस्टम, बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी आदि के सापेक्ष में किया जाता है। मतलब जमीन पर या अर्थ सरफेस पर जो भी आपको फिजिकल फीचर्स नज़र आ रहे हैं, जिनको आप देख सकते हो, उनका सर्वे अगर हम करते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ हम सर्वे के लिए बात करते हैं तो उस सर्वे को हम कहते हैं लैंड सर्वे। ठीक है, इसमें यहाँ क्या कहा गया है, इसे भी सामान्यतः हम 3 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, एक बार देखिए। टोपोग्राफिकल सर्वे, कौन सा है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे। ठीक है ना, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सिटी सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कैडेस्ट्रल सर्वे। इस पे स्टार करिएगा कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लैंड सर्वे के जो क्लासिफिकेशन था, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सिटी सर्वे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो मेजर पॉइंट है कि लैंड के नेचर पर किस तरह से डिस्क्राइब किया है, पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला हो गया लैंड सर्वे। अब अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है मरीन सर्वे। मरीन का मतलब क्या होता है, समुद्रों में, पानी में, वाटर बॉडी की अगर हम बात करते हैं कि अगर वहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम मरीन सर्वे। उसका पर्पज़ क्या है कि आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ रही है, परिवहन की ज़रूरत पड़ रही है, आपको वहाँ पर कोई एकेडमिक प्रोग्राम चलाना है या फिर कोई मिलिट्री प्रोग्राम चलाना है तो उसके लिए आपको सर्वे करने पड़ेगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हो, कोई डैम बनाना चाह रहे हो या फिर कोई आप ओवरब्रिज बनाना चाह रहे हो। तो इस तरह से जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वर्क है, उसकी फील्ड अगर मरीन या वाटर बॉडी है तो उस केस में हम इसको बोल देंगे मरीन सर्वे। तो क्या बोला है इसमें, मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे वाटर बॉडी के नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क मतलब बंदरगाह जैसे, तथा मीन सी लेवल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें स्ट्रीम का डिस्चार्ज मापने, स्टोर्स और बैंक का टोपोग्राफिक सर्वे बनाने में, पानी की गहराई ज्ञात करने के लिए, साउंडिंग लेने के लिए तथा ओशन टाइड के फ्लक्चुएशन ज्ञात करने के लिए सर्वे किया जाता है। तो ये इसका पर्पज़ हो गया है। केवल आपको इस पे फील्ड पे फोकस करना है कि सर्वे का फील्ड क्या है। तो यहाँ पर सर्वे का फील्ड है पानी, वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी के सर्वे में अब उसमें नेविगेशन भी हो सकता है, टोपोग्राफिक सर्वे भी हो सकता है कि उसके टोपोग्राफी कैसी आ रही है। यहाँ पर अगर आपको कोई बंदरगाह बनाना है या आपको कोई मीन सी लेवल मेजर करना है, तो इस तरह से जो भी सर्वे आप करोगे पानी या वाटर बॉडी से रिलेटेड, उसको हम बोलेंगे मरीन सर्वे। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब होता है कि जो भी खगोलीय पिंड जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, खगोल शास्त्र। तो खगोलीय पिंडों के रिलेटिव हम कोई भी सर्वे करते हैं, उनकी पोजीशन डिफाइन करनी होती है कि भाई सूर्य कहाँ पर है, कितनी दूर है अर्थ से, चंद्रमा कितनी दूर है, क्या उसका रोटेशन है, क्या उसका मेरिडियन है। इस तरह से जो भी हम यहाँ पर सर्वे करेंगे उनके पोजीशन के लिए, उस सर्वे को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, किसी भी हेवनली बॉडी, जैसे हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है, खगोलीय पिंड। किसी भी हेवनली बॉडी जैसे सूर्य या कोई भी फिक्स स्टार आदि के अवलोकन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर किसी भी खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडी के या कोई फिक्स स्टार है, उसके अवलोकन मतलब सर्वे के लिए या पोजीशन के लिए जो भी आप सर्वे कर रहे हो उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अब बात करते हैं जो आपके लैंड सर्वे के जो हमने कैटेगराइजेशन रखा था उसके बारे में बात कर। देखिए सर्वे वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या होता है एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आप जियोलॉजी की बात करते हो और जियोग्राफी की बात करते हो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए।
जियोलॉजी का मतलब होता है कि अर्थ की संरचना के बारे में पढ़ना, अर्थ के खनिज भंडारण के बारे में बात करना, अर्थ की सतहों के बारे में बात करना। मतलब जियो का मतलब अर्थ और लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है ना, क्लियर करना। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, अर्थ के बारे में, पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोलॉजी कहलाता है। कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, उसकी सतहें किस तरह की होती हैं, उनकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उसके मिट्टी के बारे में बात करेंगे, उसके किसी भी भंडारण की बात करेंगे, खनिज भंडारण कहाँ पर किस तरह का है। तो इस पूरी स्टडी को, इस पूरी पढ़ाई को हम बोलते हैं, इस पूरे अध्ययन को बोलते हैं जियोलॉजी। लेकिन जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ एंड ग्राफी मतलब उसका फिजिकल ओवरव्यू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। तो अर्थ के सरफेस का अगर हम कोई भी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मैप वगैरह बनाना, प्लान बनाना, उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड टर्म है ये टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर जितने भी फिजिकल, जितने भी नेचुरल और मैन मेड, प्राकृतिक और हमारे द्वारा बनाए हुए जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर हम किसी पेपर पर या किसी मैप या किसी पेपर पर या किसी ड्राइंग पर हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफिक सर्वे। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है। यह है प्राकृतिक फीचर जैसे रिवर, लेक, फॉरेस्ट, पहाड़ी तथा मानव द्वारा बनाए गए जैसे रोड, रेलवे, टाउन, विलेजेस, कैनाल आदि को आरेखित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आरेखित का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सिंपल सी बात करें तो एक पॉइंट में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या है कि अर्थ सरफेस का अगर आपको प्लान बनाना है, मैप बनाना है, ड्राइंग बनाना है, अगर इस प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं, इसकी टोपोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि अर्थ सरफेस पर जो भी जिस जगह आप देख रहे हो उसके फीचर्स क्या नज़र आ रहे हैं आपको, कि वहाँ पर क्या है, नदी है, तालाब है, पहाड़ हैं, कैनाल है, रोड है, बिल्डिंग है, वो सब कुछ अगर आप बताते हो तो वो एक तरह की क्या होती है, टोपोग्राफी होती है, क्लियर। और अगर आप उससे मैप बनाते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो उसको बोलते हैं हम टोपोग्राफिक सर्वे। नाउ कैडस्ट्रल सर्वे स्टार कर लीजिएगा। इस पे बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। देखिए कैडस्ट्रल सर्वे जो होता है, इसकी मदद से हम किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन फिक्स कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है दो लैंड या प्राकृतिक भूभाग या आदमी के जो भूभाग हैं, उनमें अगर आपको बाउंड्री खींचनी है, आपको वहाँ पर क्या लगानी है, बाउंड्री बनानी है। जैसे हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इन दोनों देशों के बीच में भी एक क्या है, बाउंड्री लाइन है, एक फ्रंटियर है। और उस फ्रंटियर को आप क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हो। ये रेड क्लिफ लाइन किसी ना किसी सर्वे के थ्रू ही तो बनाई होगी। अब हालांकि आपको नहीं पता कि इसको कैसे बनाया होगा, आपको तो बस ये पता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन इसको बनाने के लिए इंजीनियर्स ने या उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कुछ स्टडी की होगी, कुछ मैप की स्टडी की होगी कि भाई ये पार्ट तो जाएगा पाकिस्तान में, ये पार्ट आएगा इंडिया में। तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक बाउंड्री बना दी। तो जो सर्वे उन्होंने किया था उसको बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वे। तो उसका पर्पज़ क्या हो गया कि किसी भी प्रॉपर्टी के बीच में लीगल पर्पज़ के लिए बाउंड्री लाइन सेटअप करने के लिए जो सर्वे आप उपयोग में कर लेते हो, उस सर्वे को बोलते हैं हम कैडस्ट्रल सर्वे। डेफिनेशन में क्या लिखा है, यह सर्वे नगर पालिका, गांव, जिला, राज्य आदि की बाउंड्री मार्क करने के लिए किया जाता है, तथा यह सर्वे किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की बाउंड्री को मार्क करने के लिए भी किया जा सकता है। आपके खेतों पर मेड़ बनी होती है कि ये पड़ोसी का खेत है या आपका खेत है, जो मेड़ बनाई है, जिस सर्वे के थ्रू, जिस प्रोसीजर के थ्रू आपने बनाई होगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। लाइक सिटी सर्वे, सिटी, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी सिटी की अगर हम सर्वे की बात करते हैं, जैसे यह सर्वे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज लाइन आदि के मध्य कनेक्शन बनाता है। मतलब सिटी को किस तरह से आपने अरेंज किया है, उसमें क्या क्या है, उसकी टाउनशिप कैसी बनी हुई है, उसमें वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे लगा हुआ है, उसका रोड नेटवर्क कैसा है, उसका स्ट्रीट नेटवर्क कैसा है,
उसके सीवेज पाइपलाइन कैसे लगी हुई है। तो उस पूरे नेटवर्क को अगर आप एक ओवरव्यू देखते हो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो उसको बोलते हैं हम सिटी सर्वे। तो ये था आपका लैंड सर्वे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे या पर्पज ऑफ सर्वे। क्या क्या पर्पज है? तो जैसे इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? सर्वे करना होता है। किसके लिए सर्वे करना होता है? उसके प्लानिंग और डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्वे करना पड़ेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे आप बात करते हो कि हमें एक रोड बनाना है, तो एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो कि रोड कहाँ से गुजरेगा, तो आप मैप स्टडी करते हो। उसके बाद में आप वहाँ पर ग्राउंड स्टडी करते हो कि भाई ये रोड का अलाइनमेंट आपने देख लिया है कि ये रोड यहाँ से फिजिबल है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रोड इस जगह से होगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको ये रोड इस जगह से पास होगा तब देगा। चलिए वो आपने मैप से देख लिया, तो एक मैप स्टडी हो गई। उसके बाद में आपने क्या किया कि फील्ड पे गए और वहाँ पर देखा कि टोपोग्राफी कैसी है उस जगह की, आपको किस तरह का यहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो, आपको कौन से कंस्ट्रक्शन मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो वो सारी डिटेल भी आपको कलेक्ट करनी होती है। फिर आप फाइनल प्रोजेक्ट पे जाते हो, फाइनल पॉइंट पे जाते हो कि भाई अब हमको क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है, लेआउट देना है कि यहाँ से रोड पास होगा, अब उसको कहाँ पर उस फील्ड पे जाके आपको मार्किंग देनी होगी। तो उस रोड को बनाने से पहले और लास्ट तक आपने जो सर्वे किया, उस सर्वे को बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे, जिसमें आपने क्या किया? प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, और जब तक आप सर्वे कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं इंजीनियरिंग सर्वे। इस प्रकार के सर्वे का मुख्य कार्य सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे रोड, रेलवे, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल आदि की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग के लिए डेटा इकट्ठा करना होता है। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे नाम से पता लग रहा है, डिफेंस पर्पज़ के लिए कोई भी स्ट्रेटजी, रणनीति तैयार करनी है। जैसे हमने क्या किया था अभी कुछ दिन पहले, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही कर दिया कि बस बंदूक उठाई और पहुंच गए, ऐसा तो नहीं किया होगा ना। हमने कुछ प्लानिंग की होगी। उस प्लानिंग में आपने क्या किया होगा? आपने स्टडी की होगी कि आपको यहाँ से जाना है, इस टाइम पे पहुँचना है, इस जगह पे ये अटैक करना है, इस तरह से। तो एक तरह से आपने क्या किया? प्री डिटरमाइंड आपने वर्क किया है, आपको पता लग गया कि हमको ये करना है, तो ये आपने एक सर्वे किया है। BRO आपने नाम सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी रोड बनाता है, लेकिन ये किसके लिए बनाता है? डिफेंस पर्पज़ के लिए बनाता है, मिलिट्री के लिए बनाता है। PWD का नाम आपने सुना होगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? सिविल सिटीजन्स के लिए काम करता है, वो डिफेंस के लिए काम नहीं करता है। आपको आपके शहर में सड़क चाहिए तो वो उसमें PWD या उसकी लोकल अथॉरिटी काम करेगी, लेकिन अगर आपको मिलिट्री के पर्पज़ में काम करना है तो वहाँ पर डिफेंस के डिपार्टमेंट्स काम करेंगे। तो एक्चुअली जो काम आप सिविल सिटीजन्स के लिए कर रहे हो, सिविल सोसाइटी में कर रहे हो, वो काम आपको डिफेंस सोसाइटी में भी करने होंगे। लेकिन डिफेंस सोसाइटी के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को या जो भी सर्वे को आप बोलोगे उसको हम बोल देंगे मिलिट्री सर्वे। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यह सर्वे रणनीति संबंधित महत्व के लिए योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। आपको रणनीति तैयार करनी है मिलिट्री के बिहाफ से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है माइन सर्वे। माइन सर्वे एक्चुअली क्या हो गया? एक अंडरग्राउंड सर्वे हो गया है, जिसमें आप धरातल के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे आप क्या करते हो? उसके खनिज के भंडारण और उनकी बात करते हो कि यहाँ पर पेट्रोल है, यहाँ पर क्रूड ऑयल है, यहाँ पर कोई मिनरल मिला हुआ है। तो इस तरह से उनके उत्खनन के लिए, बाहर उनको निकालने के लिए जो सर्वे आप करते हो उसको बोलते हैं माइन सर्वे। मिनरल, माइन का मतलब क्या हो गया? मिनरल्स को आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो सर्वे आप करोगे बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे? माइन सर्वे। यह सर्वे खनिजों की तलाश के लिए किया जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे।
मैंने थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया था कि जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ, कि अर्थ के बनी कैसे, उसमें क्या क्या लेयर्स होती हैं, उसमें क्या क्या खनिज हैं, क्या क्या रिजर्व हैं, उसके बारे में बात करना। यह सर्वे अर्थ क्रस्ट पर विभिन्न परतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए जो सर्वे आप करोगे, अर्थ स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो उसको हम बोलेंगे जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन पे भी स्टार कीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। देखिए आपको पता है कि कुछ जैसे हमारे किले होते हैं, फोर्ट जिनको बोलते हो आप, टेम्पल्स होते हैं, शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मस्जिद होती हैं पुरानी पुरानी। तो उन सब के मतलब हम बात करते हैं कि सिविलाइजेशन की, लास्ट सिविलाइजेशन जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी खुदाई की थी, इसको बोलते हैं, इस पूरी साइंस को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व विभाग। तो आपको किसी भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जैसे फोर्ट, किला हो गया है, पिलर हो गया है, शिलालेख हो गया है, इन सब को पढ़ने के लिए जो सर्वे आप करोगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो सर्वे करोगे, उसको बोलेंगे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे। यह सर्वे प्राचीन काल की खुदाई के अवशेष का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में जितने भी हमको अवशेष प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल के जितने भी अवशेष हमको प्राप्त होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोल देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। और मैंने कहा था कि मैं कंटेंट लिस्ट इसलिए नहीं बनवा रहा क्योंकि आप इसमें ऑटोमेटिकली उस कंटेंट पर पहुंच जाओगे। तो ये है कि कौन कौन से सर्वे आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करने वाले हो, उसकी एक लिस्ट है यहाँ पर। तो पहले की अगर हम बात करें तो चेन सर्वे, जहाँ पर चेन यूज होगी लीनियर मेजरमेंट के लिए। कंपास सर्वे, यहाँ पर आप डायरेक्शन मेजर करने के लिए कंपास यूज़ करोगे। यहाँ पर आप बात करोगे लेवलिंग की, एलिवेशन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए लेवलिंग की आप बात करोगे, लेवल यूज़ करोगे, तो लेवलिंग सर्वे या लेवल सर्वे हो गया। प्लेन टेबल सर्वे, इसमें आप प्लेन टेबल यूज़ करोगे ट्रैवर्सिंग के लिए, तो इसको हमने बोल दिया प्लेन टेबल सर्वे। थियोडोलाइट यूज़ करोगे तो थियोडोलाइट सर्वे। सिमिलरली टैक्योमीटर अगर आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो, टैक्योमीटर क्या है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है विद द स्टेडी डायफ्राम, और उसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। थियोडोलाइट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हो। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे, यही आपकी कंटेंट लिस्ट है। देखिए आगे अगर हम बात करें तो इस तरह से मॉडर्न सर्वे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर्स एंड टोटल स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, एंड टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे पर्पज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया है आपका फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप इसको लिख सकते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स एम्प्लॉयड, कि कौन कौन से मेथड हम सर्वे में यूज करने वाले हैं। किसी एरिया का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारे पास में कौन कौन सी चॉइस हैं कि हम एरिया का सर्वे कर पाएँ। तो आपके पास में दो चॉइस होती हैं कि या तो आप उस एरिया को ट्राइंगल के नेटवर्क में ब्रेक कर दो, ट्राइंगल बना बना के, छोटे छोटे ट्राइंगल्स फॉर्म में बना बना के उस एरिया को ब्रेक कर दो, या फिर आप अपनी चॉइस से कोई किसी भी शेप में उसको सर्वे कर लो। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, अब इसका आपको सर्वे करना है, तो एक के दिमाग में ये आया कि मैं इसको ट्राइंगल फॉर्म में ब्रेक कर देता हूं, मतलब मैं इस तरह से
इस तरह से मैं इस कंप्लीट एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में ब्रेक करके इस एरिया का सर्वे कर सकता हूँ। एक सर्वेयर कह रहा है कि ये जो एरिया है मैं इसको ट्राइंगल में ब्रेक ना करके, नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल में यूज ना करके, मैं इस तरह से कोई भी शेप से जा सकता हूं। मैं इस तरह से इसको सर्वे करना चाहता हूं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर तो एक इरेगुलर शेप बन रही है जिसका हमको पता नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रैवर्सिंग। आगे और इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बट अभी केवल समझने के लिए। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप किसी भी शेप पे चले जाइए या फिर आप इसको एक नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल में ब्रेक कर दीजिए, और इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइंगुलेशन। तो आपके पास में दो मेथड हैं सर्वे के, एक होता है ट्रैवर्सिंग और दूसरा होता है ट्राइंगुलेशन। तो इसी की बात कर रहे हैं, मेथड के बेस पर हम किस तरह से सर्वे को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आप यहां पर दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इस आधार पर सर्वे को ट्राइंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग में बांटा गया है। तो ट्राइंगुलेशन में मतलब क्या है? इस विधि में ट्राइंगल्स के नेटवर्क में कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाते हैं, मतलब पूरे एरिया को हम एक नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल में ब्रेक कर देते हैं। कंप्लीट एरिया को हम एक नेटवर्क बनाएंगे, जो नेटवर्क होगा वो किससे मिलकर बना होगा? अलग अलग ट्राइंगल से मिलकर बना होगा। लेकिन ट्रैवर्सिंग में क्या होगा? इसमें लीनियर और एंगुलर मापन की विधि की श्रेणी में बिंदुओं को जोड़ने के लिए कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स क्या बोलते हैं, किनको बोलते हैं? जो सर्वे एरिया के मेन स्टेशन होंगे, जिनसे हम सर्वे को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो हैं ये लैंडमार्क हैं, फिक्स लैंडमार्क हैं, उनको हम बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। जैसे आप आपके गांव में होते हैं तो कुछ फिक्स जगहें बना लेते हैं कि ये आपके गांव की पंचायत है, ये गांव का स्कूल है, ये गांव का हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये फिक्स कोई टावर लगा हुआ है। तो वो आपके लिए उस एरिया के लिए कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करेंगे, जो आपके पूरे एरिया को कंट्रोल करेंगे, वहाँ से आप मेजरमेंट ले सकते हो, तो उनको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। यदि कास्ट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन, ठीक है। यदि लास्ट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स, और यदि नहीं मिलती तो वो ओपन ट्रैवर्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन पे हम जा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये जो आपने ट्रैवर्स बनाया है, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्स बनाया है। अगर लास्ट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। लेकिन अगर लास्ट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके खत्म नहीं हो रही है, जैसे ये लास्ट लाइन थी और ये यहाँ पर खत्म हो रही है और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन ट्रैवर्स। तो ये था आपका सर्वे का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही सर्वे को क्लासीफाई किया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बने कि प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है, कैडस्ट्रल सर्वे क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इन पे स्टार करवाया था। वैसे ही ट्राइंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे हम और भी डिस्कस करेंगे तो और भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फंडामेंटल ऑफ सर्वे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए, फंडामेंटल ऑफ सर्वे जो है कि आप सर्वे जब भी शुरू करते हो तो आपके पास में एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, या कोई भी काम आप करते हो तो उसका एक सिद्धांत होता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वे क्या होगा या प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होगा? सर्वे करेंगे हम तो हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं, हर आदमी एक अलग मेथड लेके आएगा, लेकिन एक मेथड ऐसा स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए जो हर कोई फॉलो करे, और वो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सर्वे वर्क में जो एरर डेवलप होंगी वो मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारे पास में ऐसी कई चॉइसेस आई थी, हमने उनको चेक भी किया और देखा कि हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत हमको मिला जिसकी वजह से सर्वे में एरर ज़्यादा फैलती नहीं है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और वो क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती। एरर अगर आ भी रही है तो भी हमको कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
तो एरर क्या है, मतलब एक तरह से आप जब काम कर रहे हो तो उसमें आप रॉन्ग मेजरमेंट्स की वजह से क्या कर देते हो, आप गलत मेजरमेंट्स की वजह से आप एरर डेवलप कर देते हो। तो एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उससे प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, सो यहां पर फर्स्ट पॉइंट यहां पर मैं लिखने वाला हूं मेन प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल, और मेन प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्किंग फ्रॉम whole to part, working from whole to part, this is the main principle of survey। ये मुख्य सिद्धांत है सर्वे का, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब ये इस लाइन को सबने याद किया है, और जब आप पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में तब भी यही बताया जाता है कि जो सर्वे है उसका मेन प्रिंसिपल होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और लोगों के समझ में कम आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए पहले इसका मतलब समझते हैं। ये क्या कह रहा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब होल यानी संपूर्ण, और पार्ट मतलब भाग। आपको जब भी सर्वे करना है तो सबसे पहले संपूर्ण एरिया को एक साथ देखना है, और उसके बाद में उसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है। एक प्रिंसिपल ये भी हो सकता था कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, कि पहले आप छोटे छोटे भागों को देखिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को देखिए, और उसके बाद में आप पूरे सर्वे एरिया पे जाइए। तो पहले इस प्रिंसिपल को देख लेते हैं जो मेन प्रिंसिपल है, और इस पे स्टार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, और उसका आंसर होगा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। देखिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कहता है, या फिर इसको समझने से पहले इसका जो इसका रिवर्स प्रिंसिपल जो है, दैट इज रिवर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। केवल आपको इसको देखना है, लिखना नहीं है। देखिए वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, और इस एरिया में यहां पर कोई एक रोड पास हो रहा है, ये एक रोड है, यहां पर कोई बिल्डिंग है, इस तरह से ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ए बी, ये कोई हॉस्पिटल है सी, और इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ये भी एक बिल्डिंग है। तो ये इस एरिया की इंफॉर्मेशन है। अब आपसे कहा गया है कि भैया इसकी ड्राइंग बनाइए, तो आपने मतलब एक सर्वेयर ने क्या किया है कि प्रिंसिपल कौन सा ले लिया, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, कि सबसे पहले वो माइनर डिटेल की बात करता है। पार्ट टू होल का मतलब समझ लेते हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसी को काउंटर करेगा कौन, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि भैया इसका क्या बनाइए, मैप बनाइए। तो मैप बनाने के लिए आपने ड्राइंग ली, और आप इसका मैप बनाने के लिए तैयार हो गए। तो आपने क्या कहा कि सबसे पहले मैं ये रोड डिसाइड करूंगा। तो सर्वेयर ने सबसे पहले इसमें रोड ड्रॉ कर दिया कि एरिया का जो रोड है वो यहां से पास होगा, ठीक है। इस रोड को इसने मेंशन कर दिया, क्लियर। अब यहां पर क्या कहा गया है कि इस रोड के रेस्पेक्ट में मैं पॉइंट डी यहां मेंशन करने वाला हूं। मतलब पूरे एरिया को एक साथ सर्वे नहीं किया इसने क्या किया, एक माइनर डिटेल रोड को सबसे पहले इसने पॉइंट आउट किया है। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि इस रोड को सबसे पहले हम मेंशन कर दिया है। अब ये कह रहा है कि मैं इस रोड के रेस्पेक्ट में ए को मेंशन कर देता हूं कि भाई इस रोड से ए कितनी दूरी पर है।
तो इसने यहाँ पर इस ए को फिक्स कर दिया कि यहाँ बिल्डिंग ए है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब मैं रोड से बी को मेज़र करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, लेकिन ये ए के पास में है, तो यहाँ से मैंने ए से बी की लोकेशन भी फिक्स कर दी, डिस्टेंस मेजर कर ली, या जो भी जिस तरीके से मैं सर्वे कर रहा हूँ, डायरेक्शन बता दी है, डिस्टेंस भी बता दी है। तो यहाँ से मैंने ए की मदद से बी को फिक्स कर दिया कि बी बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है, ए की मदद से। तो आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को बढ़ा रहे हो, पार्ट से होल की तरफ चल रहे हो, होल का मतलब संपूर्ण भाग की तरफ, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो इस तरह से। नाउ आप जो सी है, हॉस्पिटल सी है, इस हॉस्पिटल को आपने रोड के रेस्पेक्ट में मेंशन कर दिया कि यहाँ पर सी है। तो इस तरह से आप हर एक इंफॉर्मेशन को बता दोगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, वो प्रॉब्लम समझिए। मान के चलिए मैंने सबसे पहले ही इस रोड को अलाइन करने में, इस रोड को ड्रॉ करने में ही क्या कर दी है, एरर कर दी है। रोड को बनाने में ही हमने क्या कर दी, एरर कर दी। इस रोड को बनाने में ही हमने एरर कर दी। तो क्या इसके रेस्पेक्ट में ली गई रीडिंग्स करेक्ट होंगी? जो ए हमने डिसाइड किया था, ए जो हमने पॉइंट आउट किया था, वो क्या उसकी सही पोजीशन होगी? ये भी कैसी हो जाएगी? जब रोड गलत है, जब रोड गलत बना है तो फिर ए की पोजीशन भी गलत हो जाएगी, और जब ए की पोजीशन गलत है तो बी की पोजीशन भी गलत हो गई, और जब सी की रोड जब गलत है तो तब सी की भी पोजीशन गलत हो जाएगी। इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है कि रोड की एरर ए में गई और ए की एरर बी में गई। तो एरर क्या होती जा रही है, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो एरर भी बढ़ती जा रही है। एरर भी क्या होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है, तो एक्यूमुलेट हो रही है। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना। एरर इस प्रिंसिपल में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। ऐसा नहीं है कि एरर उसमें नहीं आएगी, एरर उसमें भी आएगी, लेकिन वहां पर आप देखोगे कि एरर इकट्ठा नहीं होगी, दूसरे सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे रोड में जो एरर हुई वो रिफ्लेक्ट कहां पे हो रही है, ए की पोजीशन में, ए में चली गई, वो ए में ए को प्रभावित कर रही है, और जो ए की एरर थी वो बी को प्रभावित कर रही है, बी की पोजीशन को प्रभावित कर रही है। इसका मतलब जो एरर है वो एक्यूमुलेट होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एरर की वैल्यू पहले छोटी थी, फिर धीरे 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 बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा हो गई, मैग्नीफाइड होती चली गई, इकट्ठा होती चली गई, एक्यूमुलेट होती चली गई। इस तरह से आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो हम एक ही पॉइंट कहेंगे कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल में जो एरर है वो एक सर्वे से दूसरे सर्वे में रिफ्लेक्ट होती है। एक सर्वे से दूसरे सर्वे में जब जाते हैं, या एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन से दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जाते हैं, तो वो इकट्ठा होते हुए चली जाती है, जिससे कि फाइनल में उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। अब हमको ये देखना है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इसको कैसे ओवरकम करता है। तो देखिए, तो यही एरिया है, और इस एरिया को आपको अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट से क्या करना है, एनालाइज करना है। तो पहले ये समझ लीजिए कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहता क्या है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहता क्या है, ये सबसे पहले कहता है कि आपको कंट्रोल पॉइंट फिक्स करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या लिखोगे आप, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको सर्वे करना है तो सबसे पहले कहता है, सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट, मेजर और मेन कंट्रोल पॉइंट और स्टेशन, मेजर कंट्रोल पॉइंट और स्टेशन को फिक्स कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है ये, कि सबसे पहले आप मेजर कंट्रोल पॉइंट को फिक्स कीजिए। तो मान के चलिए यहाँ कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हैं इस एरिया के, जैसे ये एक पॉइंट हो गया है,
ये एक पॉइंट हो गया है, ये एक पॉइंट हो गया है। सो दीज आर द मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। आपने इस एरिया के कुछ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आपने बनाए और ड्राइंग पर आपने जैसे इसका नंबरिंग भी कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट को फिक्स कीजिए और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में, बहुत एक्यूरेसी के साथ। ये प्रोसीजर है, तो चाहो तो आप लिखिए और अगर नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको लिखाई देता हूँ। तो आपको मेन प्रिंसिपल में लिखना था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसके बाद में इसमें प्रोसीजर क्या कहता है कि सबसे पहले आप मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को फिक्स कीजिए बहुत एक्यूरेसी के साथ में। बहुत एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप इनकी पोजीशन में कोई गलती नहीं कर सकते हो। इनकी पोजीशन को बहुत ही सावधानी, बहुत ही प्रिसाइजनेस और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपको फिक्स करना है। तो इस तरह से आपने पॉइंट 1 फिक्स कर दिया और ये एकदम ट्रू हम बोल सकते हैं एररलेस पोजीशन है जिसमें कोई एरर नहीं है। इसी तरीके से आपने पॉइंट 2 फिक्स कर दिया। नाउ 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से आपने ये मेन कंट्रोल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। अब आप इनकी मदद से क्या कर सकते हो, इनकी मदद से आप यहाँ पर माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को या माइनर डिटेल्स को आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इस एरिया को हमने इस तरह से यहाँ पर मेजर कंट्रोल पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप कह रहे हो कि मुझे पोजीशन ए को बताना है कि ए की पोजीशन कहाँ है। तो अब मैं इस बार ये नहीं कर रहा कि पहले रोड को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ए को फिक्स किया था और ए यहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब मैं ए की मदद से ए से डिस्टेंस मेजर करके और इस तरह से ए को फिक्स कर दूंगा। ये आपकी डिटेल है ए। ठीक है, दूसरी बात बी कहाँ पर होगा, तो बी से ए से मैं बी को भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अगर मैं कहता हूँ ई को मुझे डिफाइन करना है तो मैंने ई को इस तरह से स्टेशन 3 के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि ई यहाँ से गुजर रहा है या ई यहाँ पर है। अगर मैं बात करता हूँ डी कहाँ पर है, तो स्टेशन 4 के पास में है और मैंने स्टेशन 4 से इसको लोकेट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रोड को आपको अलाइन करना है तो इस तरह से आपने 7 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रोड को भी अलाइन कर दिया कि भैया यहाँ से रोड पास हो रहा है। अब देखिए पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में एक बी की जो पोजीशन थी वो ए पर डिपेंडेंट थी, ए पर डिपेंड कर रही थी। अगर ए की पोजीशन सही है तो बी की पोजीशन भी सही होगी। लेकिन इस वाले केस में ए बी की जो पोजीशन है वो ए पर डिपेंड नहीं है। वो किस पर डिपेंड है, मेजर कंट्रोल पॉइंट 1 पर डिपेंड है। और 1 की पोजीशन में आपने कोई एरर की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपने काम किया है इनमें। उसके बाद में हम लेस प्रिसाइज वर्क पे भी जा सकते हो। मेजर कंट्रोल पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में फिक्स करना है। उसके बाद में आप माइनर कंट्रोल पॉइंट्स यानी माइनर डिटेल्स को आप थोड़े और प्रिसाइज या कम प्रिसाइज से काम कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का। अब देखिए इफेक्ट क्या आने वाला है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए कि यहाँ पर बी की लोकेशन एक पर डिपेंड कर रही है, ए की लोकेशन भी 1 स्टेशन पर डिपेंड कर रही है। मतलब ए और बी की माइनर डिटेल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ए की पोजीशन में हम कोई एरर भी करते हैं, एक पोजीशन में इस बिल्डिंग ए की पोजीशन में हम कोई एरर भी करते हैं तो वो बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बी से उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभावित नहीं करेगा उसको। तो इस तरह से एरर ए में ही रुक जाएगी, वो आगे कहीं और किसी में जाएगी ही नहीं, जब तक कि ए से हम कोई और डिटेल नहीं लेते। लेकिन हम बहुत कम करते हैं कि माइनर डिटेल से माइनर डिटेल पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, मेजर कंट्रोल पॉइंट के रेस्पेक्ट में काम करेंगे।
तो यहाँ जो एरर है वो इकट्ठा नहीं हो रही है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिवेंट करता है एरर्स को इकट्ठा होने में, मतलब वहाँ पर हमको एरर्स को इकट्ठा नहीं होने देगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया बहुत आसानी से तरीके से कि सबसे पहले आप संपूर्ण एरिया को मेजर कंट्रोल पॉइंट्स में ब्रेक कर दीजिए और उनको बहुत एक्यूरेसी के साथ में फिक्स कर दीजिए, और उनके रेस्पेक्ट में फिर आप कम प्रिसाइजनेस के साथ में भी माइनर डिटेल को प्लॉट कर सकते हो। दिस इज़ द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको, बस इसका पहला पॉइंट पूछेगा आपसे कि मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है, तो उसका आंसर होगा आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है। तो इसमें बेनिफिट अगर हम लिखें तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट को अगर आप कंप्लीटली लिखना चाहते हो तो उसमें कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पर। संपूर्ण एरिया जिसको आप बोलते हो होल, संपूर्ण का मतलब होल, संपूर्ण एरिया को मेजर कंट्रोल पॉइंट्स में, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स में या मेजर कंट्रोल पॉइंट से, मेजर कंट्रोल पॉइंट से डिवाइड कीजिए। केवल आपके समझने के लिए, संपूर्ण एरिया को मेजर कंट्रोल पॉइंट से डिवाइड कीजिए। मेजर और मेन कंट्रोल पॉइंट्स को कंट्रोल पॉइंट और स्टेशन को बहुत एक्यूरेसी के साथ फिक्स कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद माइनर डिटेल्स को मेजर कंट्रोल पॉइंट के सापेक्ष कम एक्यूरेसी के साथ में भी फिक्स कीजिए या फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो है इसका प्रोसीजर। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कहता है, इस तरह से 3 लाइन में हमने इसका प्रोसीजर समझ लिया। अब इसके हम एडवांटेज की बात करें कि इसके एडवांटेज क्या हैं, तो देखिए एडवांटेज क्या कह रहे हैं, एक बार आप इसको लिख लीजिएगा इस तरह से वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पर हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए एडवांटेज क्या कहता है, एडवांटेज, तो एडवांटेज ये है कि जो एरर है वो क्या नहीं होती है, इकट्ठा नहीं होती है, एरर क्यूमुलेटिव नहीं होती है, एरर एक्यूमुलेशन नहीं होता है। यहां पर इस प्रिंसिपल से, इस सिद्धांत से एरर एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा नहीं होती है। क्लियर? इस प्रिंसिपल से एरर एक्यूमुलेट नहीं होती है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे एडवांटेज, और आप इसको नोट भी लिख सकते हो।
नोट क्या है इसके, इस प्रिंसिपल से एरर एक्यूमुलेट नहीं होती है। और दूसरी बात क्या थी कि जो एरर थी वो एक डिटेल से दूसरे डिटेल में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, या एक डिटेल की एरर दूसरे डिटेल की एरर को प्रभावित नहीं करती है। इससे एक डिटेल की एरर दूसरे डिटेल को प्रभावित नहीं करती है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो एरर इकट्ठा नहीं होती है कि फाइनली वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाए उसका, और एक ये भी है कि बी की पोजीशन ए पर डिपेंड नहीं कर रही है, ए की पोजीशन बी पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो एक दूसरे की एरर इन दोनों को आपस में प्रभावित नहीं करेगी। इस तरह से तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ये मेन प्रिंसिपल है। एक सेकेंडरी प्रिंसिपल भी है, और वो सेकेंडरी प्रिंसिपल क्या कहता है उसको भी आप समझ लीजिए। सेकेंडरी प्रिंसिपल कहता है यहां पर कि एक ऑब्जेक्ट की डिटेल प्लॉट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, या आपको 2 मेजरमेंट की सहायता से आप एक ऑब्जेक्ट की डिटेल प्लॉट कर सकते हो। तो यहां पर सेकेंडरी प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसको आप नंबर 2 भी कह सकते हो, वो क्या कहता है, एटलीस्ट अच्छी लैंग्वेज में लिख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन, एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम जिसको आप बोलोगे एटलीस्ट कम से कम 2 मेजरमेंट्स को उपयोग में लिया जाता है। उपयोग लिया जाता है। तो ये सेकेंडरी प्रिंसिपल है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की डिटेल या लोकेशन को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 मेजरमेंट्स की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर कोई 2 पॉइंट हैं, फिक्स पॉइंट हैं ए और बी, ये फिक्स पॉइंट हैं, और आपको यहां ऑब्जेक्ट सी को लोकेट करना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि ए से सी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो और बी से सी की डिस्टेंस। तो यहां कितनी मेजरमेंट्स हो गई, एक लीनियर मेजरमेंट, आपने क्या लिया यहां पर, एक लीनियर मेजरमेंट और दूसरी लीनियर मेजरमेंट। तो एटलीस्ट आपको ऑब्जेक्ट सी की लोकेशन डिफाइन करने के लिए आपको एटलीस्ट दो मेजरमेंट की यहां जरूरत पड़ेगी। और वो कैसे, अगर आप कहेंगे सर मैं तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग ही सी को डिफाइन कर सकता हूं, इस तरह से कि ए की पोजीशन यहां है और सी यहां है, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि ए से सी की डिस्टेंस 10 मीटर है। कितनी मीटर है, 10 मीटर है, और आपने बना दिया ये, ठीक है साहब, 10 मीटर दूरी पर ये सी है ए से। दूसरा सर्वेयर आया, उसने बना दिया ये भी तो 10 मीटर है, ये भी तो 10 मीटर है। तो इस तरह से तो आप इसकी इनफाइनाइट लोकेशन बता सकते हो, जो कि तो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसकी एक्चुअल और ट्रू पोजीशन बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दूसरी मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि भाई ए से सी की 10 मीटर डिस्टेंस है और बी से सी की 15 मीटर डिस्टेंस है।
तो अब हम देखेंगे 20 से 15 मीटर किधर की साइड है। अब ये तो आपको आइडिया लग सकता है कि ए बी लाइन के ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। तो मान के चलिए राइट हैंड है, तो हम यहाँ से 15 मीटर दूर बी से इस तरह से इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे। आपने अगर ए से सी को यहाँ डिफाइन किया है तो ये डिस्टेंस 15 से बहुत ज़्यादा आएगी, तो हम बताएंगे कि ये गलत पोजीशन है। तो इस तरह से हम दो पोजीशन की मदद से, दो मेजरमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसी भी थर्ड पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ये इसका सेकेंडरी प्रिंसिपल है। तो ये आपको बताएगा कि आपको कौन सा मेथड आप इजीली सूटेबल या इजीली यूज कर सकते हो। तो पहला कंसीडरेशन ये हो सकता है। दूसरा कंसीडरेशन देखिए कि ये ए है, ये बी है, और ए बी लाइन ये मेजरमेंट नहीं है, केवल एक रैंडम लाइन है। इस तरह से आपने क्या किया है कि ए से पहले ये मेजरमेंट लिए, एंगुलर मेजरमेंट थीटा, कि ए बी लाइन से ऑब्जेक्ट सी इस एंगल पर लाई कर रहा है और इतनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो एक तो हो गया एंगुलर मेजरमेंट और एक हो गया है आपका लीनियर मेजरमेंट। इस तरह से तो आपने अभी भी दो मेजरमेंट यूज किए हैं, एक एंगुलर मेजरमेंट और एक डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। देखिए थर्ड, ये एक रैंडम लाइन आपने बना दी ए और फिक्स पॉइंट बी के बीच में, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट सी है वो ए से इतने एंगल पे है। तो ये केवल एक रैंडम लाइन है, ये मेजरमेंट नहीं है, इतने एंगल पे है, और बी से ये भी इतने एंगल पे है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा ए और इस तरह से ये एंगल थीटा बी आपने मेजर करके ऑब्जेक्ट सी को लोकेट कर दिया। तो यहाँ कौन कौन सी मेजरमेंट ली है आपने, एक एंगुलर मेजरमेंट थीटा ए और दूसरी एंगुलर मेजरमेंट थीटा बी ली है। तो इस तरह से ए फॉर एंगुलर मेजरमेंट एंड एल फॉर लीनियर मेजरमेंट। तो यहाँ पर भी आपने दो मेजरमेंट ली हैं, यहाँ पर भी आपने कितनी मेजरमेंट ली हैं, दो मेजरमेंट ली हैं। इस तरह से और भी आप प्रिंसिपल यूज कर सकते हो कि आप यहाँ कह सकते हो ए बी लाइन से अगर हम परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करते हैं तो ऑफसेट सी हम बता सकते हैं। तो यहाँ मेजरमेंट था एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, दिस इज एंगुलर मेजरमेंट, और ये लेंथ कैलकुलेट करना है लीनियर मेजरमेंट। तो अभी भी हमने कितना यहाँ पर मेजरमेंट्स लिए हैं, दो मेजरमेंट्स लिए हैं। तो इस तरह से हम दो मेजरमेंट्स की मदद से हम एक थर्ड पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो पहला प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल क्या कहता है, टू लोकेट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकेंडरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट दो मेजरमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी या आपको उनको उपयोग में लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या कहता है, देखिए वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है। तो जब भी आप फील्ड पे ट्राइंगुलेशन जब करते हो, ये वेल कंडीशन ट्राइंगल आपका वहीं यूज होगा ट्राइंगुलेशन में। तो एक्चुअली करना क्या होता है कि जब आप फील्ड पे सर्वे करते हो तो वहाँ आपको देखने को मिलता है कि आपने पूरे एरिया को नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल में ब्रेक कर दिया और उसको ड्रॉ भी करना होता है, ड्राइंग पर ड्रॉ भी करना होता है। चलिए मान के चलिए कि आपने फील्ड में इस तरह से देखा कि एक ट्राइंगल बनाया आपने, ये फील्ड में ट्राइंगल है। तो फील्ड में तो चलो आपको पता है कि ये ट्राइंगल ए से स्टार्ट हुआ, बी एंड सी पर क्लोज हो गया एग्जैक्ट पॉइंट। ये एंगल देखिए, ये एंगल बहुत बड़ा है, ये एंगल बहुत बड़ा है और ये एंगल बहुत कम हो गए।
छोटे छोटे एंगल हो गए। लेकिन जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग में जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो आपको ये नहीं पता लग पाता कि इसको एंड कहां पे करें। या फिर ये हो सकता है कि आप जब फील्ड पर मेजरमेंट करते हो तो जब आप यहां ए से बी, बी से सी पे जाते हो तो सी पॉइंट, ए टू सी जो लाइन मिला रही है, अब ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। चलिए यहां तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अगर दूसरा ट्राइंगल यहां पर बनाऊं कि एक ट्राइंगल इस तरह का ट्राइंगल है, अब ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे इस तरह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ से ये पैरेलल सी होने लग जाएगी। इसी जगह से वो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे ये यहाँ पे मैच हो रही है, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, इस तरह से, लेकिन इसका एंड पॉइंट ये है। तो ये क्या है, एक तरह से ये एक ऐसा जोन बन जाता है जो हमको कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये लाइन जो है कहाँ पर एंड हो रही है, इसका एंड पॉइंट क्या है। अगर एंगल बहुत ही सही तरीके के हैं या ट्राइंगल बहुत ही सही क्लोज इस तरह से हो रहा है तो आप इजीली देख सकते हो, इजीली डिस्टिंक्ट कर सकते हो, पृथक कर सकते हो, अलग कर सकते हो कि हर एक पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जब एंगल, एक एंगल बहुत ज़्यादा है और दो एंगल बाकी के बहुत कम है, तो उस केस में आप यही नहीं पता कर पाओगे कि ट्राइंगल क्लोज कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, या इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, या इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, या इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है। इस तरह से आप इसको पता नहीं कर पाओगे। तो फिर इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए आप एक कंसेप्ट लेके आते हो जिसका नाम है वेल कंडीशन ट्राइंगल। और वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या कहता है कि आपको जब भी आप यहां पर ट्राइंगुलेशन करोगे तो नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल इस तरह के ट्राइंगल का बनना चाहिए कि उसका कोई भी एंगल, उस ट्राइंगल का कोई भी एंगल, तो एक वेल कंडीशन ट्राइंगल की कंडीशन क्या हो जाएगी कि वेल कंडीशन ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी एंगल 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया कि इस तरह के ट्राइंगल को हम बोलेंगे वेल कंडीशन ट्राइंगल, जिसमें कि लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट हमको क्लियरली विजिबल होंगे। जितने छोटे कम एंगल पे लाइन इंटरसेक्ट होंगी, हमको यही नहीं पता लगेगा कि लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है। देखिए इसको हम कैसे फिजिकली व्यू कर सकते हैं। जैसे ये दो लाइन है, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये दो लाइन है। अब ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ये आपको बहुत ही पहले क्लोज नज़र आती आएंगी कि ये यहाँ पे क्लोज हो गई है, इस तरह से ये इस तरह से क्लोज हो गई है। और जितना ज़्यादा क्लियर एंगल होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमने वेल कंडीशन ट्राइंगल का कंसेप्ट लेके आए कि जो भी नेटवर्क बनेगा ट्राइंगल का, ट्राइंगुलेशन में, वो वेल कंडीशन ट्राइंगल का बनना चाहिए। और वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है, जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होगा और जिसका कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। सो एंगल should be greater than and equal to 30 degree and less than equal to 120 डिग्री। ये कंडीशन है वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए,
ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको स्टार कर लीजिए कि वेल कंडीशन ट्राइंगल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी एंगल तो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज, यस, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं जिसकी समान होती है और जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होते हैं, समबाहु त्रिभुज सबसे अच्छा वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है, वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इस तरह से वेल कंडीशन ट्राइंगल का आपने यहां पर कंसेप्ट देखा कि क्लियर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, कटान बिंदु के लिए आपको एंगल को कुछ तरह से अरेंज करना होगा, और वो अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से अचीव होगा, हमको किस तरह से मिलेगा कि आपके इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर होने के लिए कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में इतना ही। आज आपने जो देखा वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने देखी, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे देखा, और जितने भी तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही आपको आसानी से, और कह सकते हैं कि मैंने आपको स्टार करके उन पॉइंट्स को लिखाया है। उनको आप प्रॉपर नोट्स बना के लिखिए। जितना आप अपने हैंड रिटन नोट्स कैरी करोगे, जितने हैंड रिटन नोट्स रखोगे, वो आपके लिए उतने ही बेनिफिशियल रहेंगे। आप जितना पेन चलाओगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा याद रहेंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।